नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, जॉर्ज एस क्लासन की बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब आप सोचे 1926 में आई थी, पर इसकी बातें आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती हैं। हमारे पास इस किताब के कुछ मुख्य अंश हैं और कुछ सारांश भी हैं, तो इनके ज़रिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि प्राचीन बेबीलोन की कहानियों में वो कौन से राज छुपे हैं, धन बनाने के, उसे सहेज कर रखने के, और क्या वो आज भी हमारे काम आ सकते हैं। और यही बात थोड़ी सोचने वाली है ना, कि लगभग 100 साल पुरानी किताब जो प्राचीन दृष्टांतों पर आधारित है, वो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पर्सनल फाइनेंस की बाइबल जैसी क्यों मानी जाती है। आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि बेबीलोन का वो सबसे अमीर आदमी अरकाद हमें पैसे और समृद्धि के बारे में क्या सिखा सकता है। शुरुआत करते हैं इस किताब की पृष्ठभूमि से। दिलचस्प बात यह है कि ये किताब असल में बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए लिखे गए छोटे छोटे पैम्फलेट्स का संग्रह थी। क्लासन ने इन फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को प्राचीन बेबीलोन की सेटिंग में कहानियों का रूप दिया और इसका हीरो बनाया अरकाद को, जो अपनी समझदारी से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बनता है। हाँ, और शायद इसकी सफलता का यही सबसे बड़ा राज है, इसकी सादगी और कहानी कहने का जो अंदाज है। मुश्किल लगने वाले वित्तीय नियम जैसे बचत करना या फिर सोच समझकर खर्च करना, निवेश करना, ये सब अरकाद और बेबीलोन के दूसरे किरदारों की कहानियों के जरिए इतनी आसानी से समझाए गए हैं कि वो सीधे दिलो दिमाग में उतर जाते हैं। ये सिद्धांत फिर किताबी नहीं लगते, बल्कि जीवन का हिस्सा जैसे महसूस होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अरकाद की सिखाई सबसे पहली और बुनियादी बात क्या है? उसने अपने शहर के लोगों को गरीबी से निकालने और पर्स को भारी करने के लिए खाली पर्स के 7 इलाज बताए थे। ये वो तरीके हैं जिनसे धन कमाया और बढ़ाया जा सकता है। पहला इलाज है, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए रखो। यानी जैसे ही कमाई हो, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। हाँ, ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते, फिर जो बच गया उसे बचाने की सोचते हैं। अरकाद का कहना है नहीं, अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा पहले अलग निकाल लो। ये तुम्हारा है, भविष्य के लिए। ये सिर्फ बचत नहीं है, ये एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। ये वो नींव है जिस पे दौलत की इमारत खड़ी होती है, कह सकते हैं। और जब आप ये 10% बचाने लगते हैं तो फिर दूसरा इलाज अपने आप में जरूरी हो जाता है। वो है, अपने खर्चों को काबू में रखो। इसका मतलब है अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं में फर्क करना सीखना। अरकाद की सलाह है कि भाई एक बजट बनाओ और देखो कि पैसा जा कहां रहा है। क्या हर खर्च वाकई जरूरी है या बस आदत है? बिल्कुल। और यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, जिसे आजकल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, लोग अक्सर अपने खर्चे भी उसी अनुपात में या कभी-कभी उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं। नतीजा, बढ़ी हुई कमाई के बावजूद बचत उतनी ही रह जाती है या कम हो जाती है। तो ये दूसरा इलाज इसी फंदे से बचने की चेतावनी देता है। खर्चों पर लगाम लगाकर ही आप उस 10% बचत वाले लक्ष्य को असल में हासिल कर पाते हैं और उसे बढ़ा भी पाते हैं। ये होश में रहकर जीने का तरीका है। तो पहला कदम बचाओ, दूसरा खर्चों को नियंत्रण में रखो। अब तीसरा इलाज कहता है, अपने सोने को यानी पैसे को कई गुना बढ़ाओ। जो पैसा बचाया है उसे सिर्फ रखना काफी नहीं है, उसे काम पर लगाना होगा। ऐसी जगह निवेश करना होगा जहां वो सुरक्षित भी रहे और साथ साथ बढ़ता भी रहे। हाँ, यहीं पर निवेश की ताकत की बात आती है। आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे, यही लक्ष्य है। इसे कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। और जब आपका कमाया हुआ ब्याज या रिटर्न भी दोबारा निवेश होकर और कमाई करने लगता है, तो उसे कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि कहते हैं। ये सच में जादू जैसा है। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़कते हुए लगातार बड़ा होता जाता है ना, वैसे ही आपका पैसा समय के साथ बढ़ता जाता है, बशर्ते उसे सही जगह और समझदारी से निवेश किया गया हो। ये समझदारी वाली बात बहुत जरूरी है, जो हमें चौथे इलाज पे ले आती है। चौथा इलाज है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। पैसा कमाना मुश्किल है, पर उसे गंवाना बहुत आसान। अरकाद कहता है कि निवेश वहीं करो जहां आपका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित हो। जल्दबाजी में या सिर्फ ऊंचे रिटर्न के लालच में आकर बहुत जोखिम भरे साधनों में पैसा मत लगाओ। और इसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान
और सावधानी। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करो, रिसर्च करो। अगर खुद को समझ नहीं है तो ऐसे लोगों से सलाह लो जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। जैसा किताब में भी कहा गया है, थोड़ी सी सावधानी बड़े पछतावे से कहीं बेहतर है। इसका मतलब है कि भावनाओं में बहकर या सुनी सुनाई बातों पर, टिप्स पर यकीन करके निवेश करने से बचना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल जरूरी है। अच्छा, पांचवा इलाज थोड़ा अलग सा है। ये शायद उस समय के समाज को ज्यादा दर्शाता है। वो है अपने रहने के घर को एक फायदेमंद निवेश बनाओ। अरकात की सलाह है कि अपना घर होना चाहिए। ये ना सिर्फ किराया बचाता है बल्कि एक सुरक्षा और स्थिरता की भावना भी देता है। हाँ, उस दौर में घर का मालिक होना सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। आज के संदर्भ में देखें तो प्रॉपर्टी हमेशा सबसे लाभदायक निवेश हो ये जरूरी नहीं है, खासकर अगर भारी कर्ज लेकर अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा घर ले लिया जाए तो। लेकिन हाँ, अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार घर का मालिक होना आज भी मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान का अहम हिस्सा हो सकता है। किराया तो बचता ही है, साथ में ये एक एसेट भी बनाता है। फिर आता है छठा इलाज, भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करो। हाँ, इसका मतलब है कि आज कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेगा। बुढ़ापे के लिए या किसी मुश्किल वक्त के लिए या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से योजना बनाना जरूरी है। बिल्कुल। ये भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। इसमें रिटायरमेंट के लिए बचत करना, जीवन बीमा लेना, स्वास्थ्य बीमा, ये सब चीजें शामिल हो सकती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि अगर कल को आप कमाने लायक न रहें, तब भी आपके और आपके परिवार के पास गुजारे का साधन हो। ये लंबी अवधि की सोच का प्रतीक है। और सातवां और आखिरी इलाज, जो शायद सबसे ज्यादा एम्पावरिंग है, वो है अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। अरकात कहते हैं कि सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट ही काफी नहीं है, अपनी आमदनी बढ़ाने के रास्ते भी खोजते रहने चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब है लगातार नए हुनर सीखना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने काम में और माहिर होना। आपकी कमाने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, आप उतना ही ज्यादा बचा पाएंगे, ज्यादा निवेश कर पाएंगे और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच पाएंगे। ये असल में खुद पर, अपनी काबिलियत पर निवेश करना है और ये शायद सबसे अच्छा निवेश है। तो ये 7 इलाज मिलकर धन बनाने का एक पूरा नक्शा, एक रोड मैप तैयार करते हैं। तो ये तो हुई धन बनाने की बात, मतलब पर्स को भरने के तरीके। लेकिन पैसा कमा लेने के बाद उसे संभालना और बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है ना? यहीं पर अरकात के बताए सोने के 5 नियम काम आते हैं। ये नियम धन के संरक्षण और वृद्धि पर फोकस करते हैं। पहला नियम क्या करता है? पहला नियम एक तरह से पहले इलाज यानी 10% बचत वाली बात को ही दोहराता है और पुख्ता करता है। नियम है, सोना यानी धन उन लोगों के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। ये बचत की आदत के महत्व पर फिर से जोर देता है। ये कहता है कि पैसा उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी कद्र करते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं। अच्छा, दूसरा नियम कहता है सोना उस समझदार मालिक के लिए लगन से काम करता है जो उसके लिए फायदेमंद रोजगार ढूंढता है, जिससे वो भेड़ों के झुंड की तरह बढ़ता जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि बचाया हुआ पैसा सिर्फ रखा न रहे, अलमारी में बंद न रहे, बल्कि उसे सही जगह निवेश किया जाए जहां वो और पैसा कमा सके। ये फिर से विवेकपूर्ण निवेश और कंपाउंडिंग की शक्ति की ओर इशारा करता है। पैसा जब काम पर लगता है तो वो आपके लिए एक मेहनती कर्मचारी की तरह बन जाता है जो लगातार आपकी दौलत बढ़ाता रहता है, भेड़ों के झुंड की तरह, मतलब मल्टीप्लाई होता रहता है। तीसरा नियम सलाह लेने के महत्व पर है। सोना उस सावधान मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो उसे उन लोगों की सलाह से निवेश करता है जो सोने यानी धन के प्रबंधन में माहिर हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि फाइनेंशियल दुनिया जटिल हो सकती है। हर कोई हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए अपने पैसे को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए उन लोगों से सलाह लेना समझदारी है जिन्हें इस काम का अनुभव और ज्ञान है। कोई भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर हो या एक्सपर्ट, उनकी मदद लेना आपको गलतियों से बचा सकता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। चौथा नियम एक चेतावनी जैसा है। सोना उन लोगों से दूर चला जाता है जो इसे ऐसे व्यवसायों या मकसदों में लगाते हैं जिनसे वे परिचित नहीं हैं या जिन्हें समझदार लोग मंजूरी नहीं देते। इसका सीधा सा मतलब है अटकलबाजी से बचो, स्पेकुलेशन से बचो
और ऐसी योजनाओं में पैसा मत लगाओ जिन्हें आप समझते नहीं हो। अगर कोई आपको किसी ऐसी स्कीम के बारे में बता रहा है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा जोखिम भरी लगती है, या जो समझ से परे है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। उन क्षेत्रों में निवेश करना जिनमें आपकी विशेषज्ञता नहीं है, आपकी पूंजी को खतरे में डाल सकता है। और 5वां नियम भी इसी तरह की एक और चेतावनी देता है। सोना उन लोगों से भाग जाता है जो इसे नामुमकिन कमाई के लालच में लगाते हैं, या जो धोखेबाजों की लुभावनी सलाह पर भरोसा करते हैं, या जो अपनी अनुभवहीनता और सपनों भरी इच्छाओं पर भरोसा करके निवेश करते हैं। ये सीधे सीधे गेट रिच क्विक यानी जल्दी अमीर बनो योजनाओं और लालच के खतरों से आगाह करता है। अगर कोई निवेश का अवसर इतना अच्छा लग रहा है कि सच नहीं हो सकता, तो शायद वो सच है भी नहीं। बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा अक्सर धोखाधड़ी या बहुत ज्यादा जोखिम का संकेत होता है। वित्तीय सफलता धैर्य, अनुशासन और समझदारी भरे फैसलों से मिलती है, रातों रात अमीर बनने के सपनों से नहीं। तो ये 5 नियम मिलकर धन को संभालने और बढ़ाने की कला सिखाते हैं। अच्छा, इन नियमों और इलाजों को और बेहतर समझने के लिए किताब में कई अच्छी कहानियां भी हैं। जैसे एक कहानी है बेबीलोन का साहूकार मथोन की। वो बताता है कि उधार देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये कहानी आज के समय में भी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन पार्ट है। मथुअन सिखाता है कि किसी को उधार देने से पहले सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि उसके पास गिरवी रखने को क्या है, कोलैटरल क्या है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि उधार लेने वाले का चरित्र कैसा है, क्या वो ईमानदार है और क्या उसके पास चुकाने की क्षमता और योजना है। उसके नज़र में इंसान की नीयत और चुकाने की काबिलियत गिरवी रखी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वो बात, थोड़ी सावधानी बड़े पछतावे से बेहतर है, सिर्फ उधार देने वालों के लिए नहीं, उधार लेने वालों के लिए भी उतनी ही सच है। एक और बहुत मशहूर कहानी है बेबीलोन का ऊंट व्यापारी दबाशिर की। ये कहानी है कर्ज से मुक्ति की। दबाशिर कर्ज में इतना डूब जाता है कि शहर छोड़कर भाग जाता है, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो लौटता है और एक योजना बनाता है, और न सिर्फ अपना सारा कर्ज चुकाता है बल्कि सम्मान भी वापस हासिल करता है। ये कहानी बजट बनाने, एक योजना पर टिके रहने और दृढ़ संकल्प यानी विल पावर के महत्व को दर्शाती है। दबासिर की योजना बहुत सीधी थी, जिसे आज भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अपनी कमाई का 10% भविष्य के लिए बचाओ, 70% से अपना और परिवार का गुजारा चलाओ और बाकी बचे 20% से अपना कर्ज चुकाओ। ये कहानी दिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े कर्ज में क्यों ना हो, एक स्पष्ट योजना और उस पर लगातार अमल करने के इरादे से मुश्किल फाइनेंशियल चुनौती से भी पार पाया जा सकता है। ये उम्मीद और कर्म की कहानी है असल में। तो इन सब कहानियों, इलाजों और नियमों से आज के लिए क्या व्यावहारिक सबक निकलते हैं? अगर हमें कुछ मुख्य बातें टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहला और सबसे अहम सबक है पहले खुद को भुगतान करो वाला सिद्धांत। अपनी आय का एक हिस्सा, कम से कम 10% सबसे पहले बचत के लिए अलग रखना। इसे आदत बनाने के लिए आजकल कई तरीके हैं, जैसे बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर देना। ये अनुशासन की नींव है। दूसरा सबक शायद निवेश से जुड़ा है। उसी में निवेश करो जिसे जानते और समझते हो। सुनी सुनाई बातों पर या भावनाओं में बहकर निवेश न करें। सुरक्षा, उचित रिटर्न और अगर जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें। ये जरूरी है। तीसरा सबक डिबासिर की कहानी से आता है। कर्ज चुकाने के लिए एक व्यवस्थित योजना का उपयोग करो। अगर कर्ज है तो उससे भागने की बजाय एक यथार्थवादी, रियलिस्टिक योजना बनाएं, जैसे 10-70-20 या कोई और अनुपात जो आपके लिए काम करे। और जब तक कर्ज चुकता ना हो जाए उस पर टिके रहें। ये मानसिक शांति भी देता है। और चौथा सबक, जो शायद इन सब का आधार है, अपनी कमाई की क्षमता लगातार बढ़ाते रहो। नए स्किल सीखना, अपनी शिक्षा या ट्रेनिंग को बेहतर बनाना, अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करना, ये सब आपकी आय बढ़ाने में मदद करते हैं। ज्यादा आय होगी तो जाहिर है बचत और निवेश के लक्ष्य भी जल्दी और आसानी से हासिल होंगे। ये खुद पर किया गया सबसे फायदेमंद निवेश है। बिल्कुल, ये चारों बातें मिलकर एक मजबूत वित्तीय जीवन की रूपरेखा तैयार करती हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, या मेरे मन में आ रहा है। ये सिद्धांत तो बहुत सरल और बुनियादी लगते हैं। बेबीलोन के समय में शायद ये काफी रहे होंगे, लेकिन आज की दुनिया तो बहुत अलग है, बहुत जटिल है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग,
न जाने कितने विकल्प हैं, कितनी सारी जानकारी है। तो क्या ये सदियों पुराने सरल सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या ये काफी हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब मेरे हिसाब से काफी हद तक हाँ है। ये सिद्धांत इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि ये पैसे के साथ इंसान के व्यवहार की जो बुनियादी सच्चाइयां हैं उन पर आधारित हैं। जैसे बचत का महत्व, खर्च पर नियंत्रण की जरूरत, लालच से बचने की सलाह, समझदारी से निवेश का फायदा, ये चीजें हजारों सालों में नहीं बदली हैं। हाँ, तकनीक बदल गई है, निवेश के तरीके बदल गए हैं, बाजार जटिल हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पैसे को लेकर इंसान की सोच, उसकी भावनाएं, उसकी गलतियां करने की प्रवृत्ति वो काफी हद तक वैसी ही है। क्लासन की किताब की खूबी यही है कि वो इन बुनियादी कालातीत सत्यों को जटिल भाषा में नहीं बल्कि सरल यादगार कहानियों के जरिए बताती है। यही वजह है कि करीब 100 साल बाद भी ये किताब बिक रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है। ये हमें याद दिलाती है कि वित्तीय सफलता के लिए किसी जादुई फॉर्मूले की नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, सामान्य ज्ञान और लगातार सीखने की इच्छा की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें यही सिखाती है कि दौलत बनाना और संभालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ सरल मगर शक्तिशाली नियमों का पालन करना है। ये नियम बेबीलोन में भी कारगर थे और सही सोच के साथ अपनाए जाएं तो आज भी कारगर हैं। जी हाँ, मुख्य बातें वही हैं। नियमित रूप से बचत करें, कम से कम 10%, अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करें, अपनी बचत को मेहनत करने दें, यानी समझदारी से निवेश करें, विशेषज्ञ सलाह लेने में हिचकिचाए नहीं, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए खुद पर निवेश करते रहें। ये सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और किसी भी आर्थिक माहौल में एक मजबूत नींव का काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। जैसा कि अभी बात हुई, आज की वित्तीय दुनिया बहुत जटिल है, रोज नई चीजें आ रही हैं, जानकारी का सैलाब है और धोखेबाजी के तरीके भी नए हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बेबीलोन के ये सरल नियम अकेले ही काफी हैं या फिर इन बुनियादी सिद्धांतों को आज की जटिलताओं के साथ सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए हमें और ज्यादा परिष्कृत ज्ञान, नए उपकरणों और आधुनिक रणनीतियों को भी अपनाने की जरूरत है? कहाँ तक ये पुरानी बुद्धिमत्ता हमें ले जा सकती है और कहाँ हमें नए नक्शों की जरूरत पड़ेगी, इस पर सोचना यकीनन दिलचस्प होगा।